मेरी पत्नी को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने उसके लिए घर पर ही एक ट्यूशन टीचर लगवा दिया। मुझे ट्यूशन लगवाए 2 महीने ही गुजरे थे कि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पत्नी के मुंह से ये बात सुनते ही मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह तो मुमकिन ही न था। तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? जब मैंने अपनी पत्नी का डीएनए टेस्ट करवाया तो वह बच्चा तो। मैंने ऋचा से अपनी पसंद की शादी की थी। वह हमारे पड़ोस में ही रहती थी। उसके घर के हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन वह पढ़ना चाहती थी। एक दिन मौका देखकर मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी और अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसे शायद मेरे जज्बात के बारे में पहले ही पता था, इसलिए उसने साफ लफ्जों में कहा कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है। ऋचा की बात सुनकर मैं खुशी से दीवाना हो गया और मैंने उससे वादा कर दिया कि शादी के बाद मैं उसे आगे की पढ़ाई करने की इजाजत दूंगा और वो जहाँ तक पढ़ना चाहती है मैं उसका साथ दूंगा। मैं तो इसी खुशी में पागल था कि ऋचा ने मेरे प्यार के इजहार को कबूल कर लिया है। जब मैंने अपने और ऋचा के रिश्ते के बारे में अपने घर में बात की तो मेरी माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि वो लोग हमारी जाति के नहीं हैं। माँ की यह बात मेरे ऊपर से गुजर गई, क्योंकि मोहब्बत का जो जुनून मेरे सर पर सवार था, मेरी जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि मैं जब शादी करूँगा तो ऋचा से ही करूँगा, वरना किसी से नहीं। मेरी बड़ी बहन और भाभी ने माँ को समझाया कि किसी न किसी से तो राहुल की शादी करनी ही है, इसलिए बेहतर यही होगा उसकी पसंद से शादी कर दी जाए, वरना किसी और लड़की को लाकर जिंदगी खराब करने से क्या मतलब। घर वालों के समझाने पर किसी तरह मेरी माँ मान गई और कुछ दिन बाद मेरी और ऋचा की शादी करवा दी गई। ऋचा दुल्हन बनकर हमारे घर आई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरी ऋचा से शादी की तमन्ना जो पूरी हो चुकी थी। शादी के 1 हफ्ते बाद ऋचा ने मुझे मेरा वादा याद दिलाया तो मैं खामोश हो गया, क्योंकि अब वो आगे की पढ़ाई करना चाहती थी और एडमिशन भी शुरू हो गए थे। जज्बात में आकर मैंने उससे वादा तो कर लिया था, लेकिन मुझे पता था कि मेरी माँ कभी भी ऋचा को आगे पढ़ने की इजाजत नहीं देंगी। मुझे लगा था कि शादी के बाद ऋचा के दिमाग से पढ़ाई का जुनून उतर जाएगा, लेकिन उसने तो मुझसे शादी इसीलिए की थी कि मैं उसे आगे की पढ़ाई करवा सकूं। मेरी माँ ने तो मेरी बहनों को भी ज्यादा पढ़ने नहीं दिया था। मेरी माँ पुराने ख्यालों की औरत थी। उन्हें लगता था कि लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख कर लोगों का लिहाज करना भूल जाती है, लेकिन अब तो मैंने ऋचा से वादा कर लिया था, इसीलिए सुबह होते ही मैं माँ के पास जाकर बैठ गया और उनसे बोला कि मैं ऋचा को आगे पढ़ाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर माँ गुस्से से लाल हो गई और कहने लगी, तुझे क्या अपनी पत्नी से नौकरी करवानी है जो तू उसके पढ़ाई के पीछे पड़ गया है? हमारी बिरादरी में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके कल को यही हमारे सर पर बैठ जाएंगी और इन्हें हमारी हर बात और हर फैसला गलत नजर आने लगेगा। मैं काफी देर माँ को मनाता रहा, लेकिन उनके फैसले नहीं बदले। वह अपने फैसले पर अड़ी रही। माँ के फैसले पर दुखी होकर मैं वापस कमरे में लौट आया, जहाँ ऋचा बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी। उसे मालूम था कि मैं उसकी पढ़ाई को लेकर माँ से बात करने गया हूँ, लेकिन मेरा चेहरा देखते ही उसे सारी बात समझ में आ गई और वो मुझसे कोई बात किए बिना ही मुंह फेर कर लेट गई और जोर जोर से रोने लगी। मैं ऋचा से इतना प्यार करता था कि उसकी आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माँ की इस बात ने मेरा दिल तोड़कर रख दिया था। ऋचा मेरी पत्नी थी और मैं उसके लिए इतना तो कर सकता था कि मैं उसे आगे पढ़ा सकूं। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि ना जाने ऋचा मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, कि मैं कैसा मर्द हूँ कि अपनी पत्नी के भविष्य के बारे में भी नहीं सोच सकता। यही सब सोच सोचकर मैंने माँ से कह दिया कि जो आज तक होता आया है वही आगे भी हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जमाना बदल रहा है, मैं ऋचा को आगे पढ़ाना चाहता हूँ। मेरे इस अंदाज से माँ को लगा कि ऋचा ने मुझे उनके खिलाफ भड़काया है। वह गुस्से से बोली कि अगर ऐसी बात है तो अपना घर अलग कर लो और जो मन में आए करो। यह मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। कल की आई इस लड़की के लिए मेरे उसूल नहीं बदल सकते। माँ का हर फैसला पत्थर की लकीर था और मैं समझ गया था कि माँ किसी भी सूरत में ऋचा को आगे पढ़ने नहीं देंगी। इसलिए मैंने उसी दिन अलग घर में रहने का फैसला कर लिया। मेरे लिए एक अलग किराए का घर लेना और घर के खर्चे को पूरा करना बहुत मुश्किल था,
साथ ही मुझे ऋचा की पढ़ाई का भी खर्चा उठाना था, लेकिन मैं ऋचा के सामने खुद को एक कमजोर मर्द साबित नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए मैंने दो नौकरियां करनी शुरू कर दी, क्योंकि हर प्यार करने वाले पति की तरह मैं भी अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। ऋचा की पढ़ाई शुरू हो गई थी, उसने घर के साथ साथ पढ़ाई करनी भी शुरू कर दी थी, लेकिन उसे एक ट्यूशन टीचर की जरूरत थी। इसीलिए मैंने अपने दोस्त पवन से कहा कि वह कुछ वक्त निकालकर मेरे घर आकर ऋचा को पढ़ा दिया करे। पवन मेरा बहुत पुराना दोस्त था और मैं उस पर आंख बंद करके विश्वास करता था। मेरी बात सुनकर पवन ने तुरंत हामी भर दी और अगले ही दिन से वो घर आकर ऋचा को पढ़ाने लगा। मैं जब भी दफ्तर से घर लौटता तो ऋचा या तो किताबों में मगन रहती या फिर मोबाइल में बिजी रहती और मेरे पूछने पर कहती कि वो पवन से पढ़ाई कर रही है। कभी कभी मैं उससे प्यार की ख्वाहिश करता तो वो साफ साफ यह कहकर मुझको खुद से दूर कर देती कि अभी उसके एग्जाम आने वाले हैं और वो उसकी तैयारी कर रही है। वो रात रात भर जागकर पढ़ाई करती। उसके पढ़ाई के खातिर मैंने अपनी सारी ख्वाहिशों को सीने में दबा दिया था। कभी कभार मेरे जज्बात अगर बेकाबू होने लगते तो मैं जबरदस्ती उसके साथ कुछ वक्त गुजार लेता, लेकिन उस पर भी वो नाराजगी का इजहार करती। पता नहीं क्यों उसे हमारे रिश्ते से कहीं ज्यादा पढ़ाई में दिलचस्पी थी। आधी आधी रात तक वो पवन के साथ फोन पर बिजी रहती और साथ ही साथ अपनी किताबों में कुछ ना कुछ लिखती रहती। बहुत दिनों से मैं अपनी माँ से मिलने नहीं जा पाया था और ऋचा के पास तो फुर्सत ही नहीं थी, इसलिए मैं अकेले ही अपनी माँ से मिलने चला गया। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वह मुझे देखते ही खुश हुई और ऋचा के बारे में पूछने लगी। वो पहले से बहुत ज्यादा बदल गई थी। वक्त ने उन्हें बदल कर रख दिया था। मैंने उन्हें बताया कि ऋचा के एग्जाम होने वाले हैं और वो पढ़ाई में बहुत बिजी है, हर वक्त पढ़ाई में लगी रहती है। लेकिन जब मैंने माँ को पवन के बारे में बताया तो कहने लगी कि यह सब तो ठीक है, लेकिन एक गैर मर्द तेरी गैर मौजूदगी में उसे पढ़ाने आता है। कम से कम तुझे तो इस बात का ख्याल होना चाहिए कि घर की इज्जत को पराये मर्दों के साथ तन्हा नहीं छोड़ते। माँ की बात से मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने कहा, माँ, पवन मेरा दोस्त है, वह कोई गैर नहीं है। मेरी बात सुनकर माँ मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगी और बोली, वो तेरा दोस्त है पर तेरी पत्नी का कुछ नहीं लगता। और जहाँ तक मेरी बात है, वो मुझे भी माँ का दर्जा देता है, लेकिन तेरी पत्नी उसके आगे क्या हैसियत रखती है ये किसको मालूम। माँ की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था और मैं सारा रास्ता बस यही सोच रहा था कि माँ तो ठीक ही कह रही है। जब से पवन ने ऋचा को पढ़ाना शुरू किया है, हमारे बीच किस कदर दूरियां आ गई है। यही सोच विचार करते हुए जब मैं घर पहुंचा तो ऋचा जोरों शोरों से रो रही थी। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर मैं घबरा गया और उससे उसके रोने की वजह पूछा। कई बार पूछने पर उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन ऋचा को इस बात से कोई खुशी नहीं थी। वो तो बस इसीलिए परेशान थी कि अब वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगी। तभी मैंने उसे बताया कि मैं पवन को हटाकर उसके लिए कोई नया टीचर का इंतजाम करने वाला हूँ। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आ गई और कहने लगी, ट्यूशन टीचर बदलने की क्या जरूरत है। पवन मुझे बहुत अच्छा समझाते हैं और मुझे उनका पढ़ाया हुआ समझ में भी आता है। उसका अंदाज इस कदर बदला हुआ था कि मैं हैरान होकर गुस्से में बोला, तुम्हें तो पढ़ना है तो पढ़ाने वाला कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। मेरी बात सुनकर वो झनक पटक कर कमरे से निकल गई। मैं सोच रहा था आज हमें इतनी बड़ी खुशी मिली थी और आज ही हमारे बीच झगड़ा हो गया। काफी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में उसे टेंशन देना गलत होगा। यही सोचकर मैं उसे मनाने के लिए उसके पीछे किचन में गया तो ऋचा फोन पर पवन से बात कर रही थी और पवन से मेरी शिकायत कर रही थी। ये सब सुनकर मुझे बहुत खराब लगा। मैं उसे पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रहा हूँ, दो नौकरियाँ कर रहा हूँ और वो एक गैर मर्द से मेरी शिकायत कर रही है। मेरे दिल में ऋचा के लिए पहली बार नफरत के जज्बात पैदा हो गए। कोई भी औरत किसी गैर मर्द से अपने पति की बुराई कैसे कर सकती है। माँ ठीक ही कह रही थी। मैंने पवन पर हद से ज्यादा भरोसा कर लिया था। मैंने भी सारी रात उससे कोई बात नहीं की। मुझे लगा था कि शायद वो खुद ही मुझसे बात करने लगेगी, लेकिन वो भी जिद की पक्की थी। सुबह होते ही वो स्कूल चली गई और मुझे नाश्ता भी ना दिया। मेरा मन बहुत खराब हो गया और मैं दफ्तर जाने की बजाय वैसे ही घर से निकल गया और यहाँ वहाँ सड़कों पर घूमता रहा।
कुछ देर माँ के घर गुजारने के बाद मुझे ख्याल आया कि अब तो पवन के आने का वक्त हो गया है। आज मैंने सोचा कि पवन से मिलकर आमने सामने बात करूंगा और उससे कहूंगा कि अब मैं ऋचा को उससे पढ़ाना नहीं चाहता। मैं माँ के घर से अपने घर पहुँचा, पर जैसे ही घर के अंदर घुसा तो कमरे से मुझे ऋचा और पवन की आवाज सुनाई दी। मैं कमरे में जाने की बजाय बाहर ही रुक गया, क्योंकि ऋचा बहुत रो रही थी और पवन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। ऋचा पवन से कह रही थी कि वो इस बच्चे को दुनिया में लाना ही नहीं चाहती, अगर उसका बस चले तो वो अभी ही इस बच्चे को खत्म करवा दे। मैंने दरवाजे के कोने से अंदर झांककर देखा तो पवन ने ऋचा को अपने गले से लगाया हुआ था और खामोशी से उसका दुख सुन रहा था। उन दोनों को इस तरह एक साथ देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं तुरंत कमरे में गया और पवन को ऋचा से दूर करके ऋचा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तो ये थी तुम्हारी पढ़ाई, जिसके लिए सारी रात तुम्हें पवन के साथ फोन पर बात करनी पड़ती थी। मेरी मोहब्बत का तुमने सही मजाक बनाया है। यह सब देखकर ना जाने उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि ऋचा के पेट में मेरा नहीं बल्कि पवन का बच्चा है, और यही बात मेरे लबों पर आ गई। मेरी बात सुनकर ऋचा गुस्से में बोली, राहुल, आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आप अपनी पत्नी के चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। मैं इस कदर गुस्से में था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने यह क्या कह दिया, और मैं खामोश होकर बैठ गया। पवन यह सब देखकर वापस अपने घर चला गया, लेकिन ऋचा किसी भी हालत में खामोश होने को तैयार नहीं थी। उसने मेरा गिरेबान पकड़ा और कहने लगी कि अगर ऐसी बात है तो आप मेरा डीएनए टेस्ट करवाएं, ताकि यह बात साबित हो जाए कि चरित्रहीन मैं नहीं बल्कि गंदगी आपके दिमाग में फैली है। उसके कहने पर मैंने टेस्ट तो करवा लिया, लेकिन मैं खुद भी नहीं जानता था कि नतीजा क्या आना था। मैं ऋचा से बहुत प्यार करता था और मैं गुस्से में बहुत कुछ गलत बोल दिया था। लेकिन जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इस टेस्ट के मुताबिक बच्चा मेरा नहीं बल्कि पवन का ही था। रिपोर्ट जानकर ऋचा के भी होश उड़ गए और वो मेरे कदमों में गिर गई और कहने लगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पता नहीं यह सब कैसे हो गया। लेकिन अब मेरे पास कहने और सुनने को कुछ बाकी नहीं बचा था, क्योंकि रिपोर्ट साफ साफ बता रही थी कि बच्चा मेरा नहीं है। यह सब जानकर ऐसा लगा कि जैसे मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई और जीने की कोई वजह बाकी ना बची। मैं अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था और मेरी पत्नी मेरे नाक के नीचे ऐसा खेल खेल रही थी। मैं हॉस्पिटल से निकलकर सीधा पवन के घर पहुंचा, क्योंकि अब सवाल मुझे उससे करना था। जो मेरा जिगरी दोस्त था, उसने मेरे पीठ पर खंजर कैसे घोंप दिया। पवन के घर का दरवाजा उसकी माँ ने खोला। मेरा उसके घर बहुत आना जाना था, इसलिए मैं सीधा उसके कमरे में चला गया, पर वहाँ पहुंचकर मुझ पर एक ऐसी भयानक हकीकत पता चली कि मैं दंग रह गया। पवन पहले से ही अपने कमरे में एक दोस्त के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था और उसे बता रहा था कि उसने एक रोज ऋचा को जूस में नशे की दवा पिलाकर उसके साथ अपनी हवस पूरी की थी, और अब उसे डर है कि डीएनए टेस्ट में वो बच्चा कहीं उसका ना हो। उसका दोस्त उसे तसल्ली दे रहा था कि फिक्र ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक दफा के ताल्लुक में वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, जबकि अपने पति से तो वह कई बार ताल्लुक कायम करती होगी। यह सब सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। आज मुझे अपनी माँ की बातें समझ में आई थी। मैंने एक गैर मर्द पर भरोसा करके अपने घर आने की इजाजत दी थी, और यही बात मेरे लिए सबसे बड़ी सजा बन गई थी। ऋचा गलत नहीं थी, बल्कि उसे तो पढ़ाई का जुनून था और मैं उसे कसूरवार समझ बैठा था। तभी पवन की नजर मुझ पर पड़ गई और वो अपनी गलती की माफी मांगने लगा, लेकिन मेरे पास उसे माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने उसकी माँ को सारा सच बताया और सजा और माफी का फैसला उनके हक पर छोड़कर ऋचा के पास लौट आया। मुझे हमारे रिश्ते को बचाना था, क्योंकि मैं आज भी ऋचा से बहुत प्यार करता था। कभी किसी गैर पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि अपने घर की इज्जत को उसके साथ तन्हाई में अकेले छोड़ दे। कोई गैर कितना भी दूध का धुला क्यों ना हो, वो गैर ही होता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद।